हमने स्टार्ट किया, हमने कहा भाई सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे भाई क्या हमारे पास कोई आइडियाज़ पड़े हुए हैं, कोई हमारे पास प्रोजेक्ट चल रहा है या नहीं चल रहा, या हमें पाइपलाइन में लेके आना है। नेक्स्ट हाँ। करेंगे, नेक्स्ट क्या है हमारे पास कोलैबोरेशन है, हम कोलैबोरेशन करें ताकि नॉलेज शेयरिंग हो सके। फिर हम क्या करें, उसको हम बाकायदा सारा चीज़ डॉक्यूमेंट करें और हम उसकी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट पे काम करें, हम इंफॉर्मेशन सिस्टम पे काम करें और उसको क्या करें, हम उसको रियलिटी में लेके आएँ, प्रोडक्ट पे लेके आएँ। अब प्रोडक्ट तो बन रही होती है, तो साथ में हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, हमें पड़ती है आईटी लिंकेज की। हम देखो, हम टेक्नोलॉजी बेस्ड फर्म नहीं हैं, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। भाई अगर हम टेक्नोलॉजी पे फोकस करना शुरू कर देंगे तो बिज़नेस पे फोकस कौन करेगा? तो होना क्या चाहिए, हमें अपना फोकस करना चाहिए किस चीज़ के ऊपर, हमें अपना फोकस करना चाहिए अपने बिज़नेस के ऊपर। और हम टेक्नोलॉजी को किसी भी आईटी फर्म को एज़ अ पार्टनर बना लें, टेक्नोलॉजी पार्टनर, ताकि क्या हो सके, हम दोनों का काम आसान हो जाए। ठीक है? तो एम्बिडेक्स्ट्रिटी। हाँ, अब होता क्या है, हमारे पास आईटी डिपार्टमेंट है। इस आईटी डिपार्टमेंट को करना क्या है? आईटी डिपार्टमेंट को ये करना है कि जितने भी हमारे पास एम्प्लॉइज़ हैं, उनको एफिशिएंट बनाना है। पहले तो इटसेल्फ उनको एफिशिएंट बनना है कि भाई उनको इस्तेमाल करना आता हो, क्या होगा, कैसे होगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आता हो। फिर बाकी जो स्टाफ है उनको भी क्या करना है, उनको ट्रेन करना है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रेन कर क्यों रहे हैं, ताकि भाई हमारे पास जो हमारा विजन था, मिशन था, जो चीज़ें थी, हम उनको साथ में अलाइन करके चल सकें। ठीक है? तो हम क्या करें, हम ये करें कि भाई वो जितने भी लोग हैं हमारे पास, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोडक्ट में, अपनी सेल्स डिपार्टमेंट में, अपने डिपार्टमेंटल फंक्शनैलिटी में एक्सपर्ट ना हों, वो साथ ही साथ क्या हो रहे हों, वो आईटी के अंदर भी एक्सीलेंस रखते हैं। देखो, एक सीधी सी बात है, हमारे पास अगर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी आती होगी, तो उस वक़्त हम ज़्यादा बेहतर परफ़ॉर्म कर सकेंगे, या हम ये है कि हमें अपने काम में तो आता है, बट सिस्टम के ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते। कौन ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है? एक ऐसा बंदा है जो सिर्फ़ सिस्टम पे भी और उस पे फिज़िकली भी काम कर सकता हो, और एक ऐसा जो सिर्फ़ फिज़िकली काम कर सकता हो, सिस्टम पे काम नहीं कर सकता। कौन ज़्यादा बेहतर है? सर सर जो दोनों वेज में काम कर सकते ये हैं। दोनों बेस पे काम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास क्या है, इनोवेशन की ज़्यादा चांसेस हैं, वहाँ पे हम एफिशिएंसी के चांसेस ज़्यादा हैं। तो वो क्या करना चाहिए हमें, एम्बीडेक्स्टर किसको कहते हैं? एम्बीडेक्स्टर कहते हैं जो दोनों हाथ इस्तेमाल कर सकता हो, बोथ हैंड्स। ठीक है? ये क्या है भाई, नॉर्मली या तो आप राइट यूज़ करते हो या लेफ्ट यूज़ करते हो। एम्बीडेक्स्टर क्या होता है, जो दोनों यूज़ कर सकता है। तो हम कहते हैं यही कि भाई हमें क्या करना है, हमें अपने ऑपरेशंस के अंदर एक्सीलेंस लेके आनी है, कि हमें आईटी को भी क्या करना है, ऊपर लेके आना है, और जो उनकी अपनी जो स्किल्स हैं उनको भी ऊपर लेके आना है। तो दोनों को ही हमें ऊपर लेके आना है। तो ये क्या है, एम्बीडेक्स्टरिटी। कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर? नो सर। ठीक है? फिर हमारे पास है कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। अभी कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस होता क्या है? कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस ये होता है कि हम देखते ये हैं कि ठीक है, हम जो कर रहे हैं, ठीक है, हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो क्या कर रहा है। हम क्या कर रहे होते हैं, हम ये ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, कभी भी कॉम्पिटिटर को अकेले नहीं छोड़ते, उसकी हम इंफॉर्मेशन हमेशा लेते रहते हैं। अगर उसकी सक्सेस है, क्या चीज़ है जो उसे सक्सेसफुल बना रही है, कहाँ वो पॉजिटिवली जा रहा है, कहाँ आगे जा रहा है, कहाँ पे पीछे आ रहा है, कहाँ लॉसेस खा रहा है। हम उसकी सक्सेस और फेलियर को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उसे हम ड्राइव कर रहे होते हैं, कहाँ कहाँ पे वो लेकनेस कर रहा है, उसकी वीकनेस हमारी स्ट्रेंथ। ठीक है? हम क्या कर रहे होते हैं, उसको स्ट्रिक्टली मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस ही करते हैं, अपने कॉम्पिटिटर को आप मॉनिटर करो, क्योंकि देखो आपका कॉम्पिटिटर है, बिजनेस सेम है। बिजनेस सेम है का मतलब ये है कि उसकी चीज़ें आप पे भी एप्लीकेबल हैंगी। तो अब आप ये देखो उसने कहाँ पे लॉस खाया है, लॉस खाया तो आप भी खा सकते हो। तो आप ये देखो उसने कहाँ पे खाया, उनको आइडेंटिफाई करो और उन चीज़ों को रिमूव कर लो अपने पास से। इसी तरह से अगर आप देख रहे हो कि आप मार्केट में कोई इनोवेशन होने जा रही है या अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, तो इसको किस तरह से हम अवेल करें। तो अपने कॉम्पिटिटर को स्ट्रिक्टली क्या करो, मॉनिटर करो। कंफ्यूजन इसके अंदर कुछ पूछना है इसमें, कॉम्पिटिटिव नो इंटेलिजेंस? सर।
क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हाँ, इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, देखो ये तो था हमारे पास, क्या था, कैपेबिलिटीज। ठीक है, कैपेबिलिटीज के अलावा हमारे पास दो कंपोनेंट और हैं, एक है टूल और एक है कंट्रोल। टूल क्या होता है, टूल इस्तेमाल करते हैं हम मेजरमेंट के लिए। टूल किस लिए होता है, मेजरमेंट के लिए। तो भाई हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, हम क्या करें, उसको मेजर करते हैं, क्या काम सही हो रहा है या गलत हो रहा है। लेट सपोज आपने क्या किया होगा, आपने एसपीएसएस यूज किया है? हेलो, यस सर। क्यों यूज कर रहे थे हम, स्टैटिस्टिकल टूल था कि भाई क्या हमारे पास ये हमारी अजम्पशन, हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता है। हमने क्या किया, टूल यूज किए। हम एक्सेल यूज कर रहे थे टूल से, तो हम कुछ टूल्स यूज कर रहे होते हैं इन चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए, इन चीज़ों को एफिशिएंट बनाने के लिए, इन चीज़ों को बेसिकली क्या कहना चाहिए कि क्वांटिफाई करने के लिए, नंबर्स में एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए टूल्स यूज कर रहे होते हैं। जब वैल्यू आती है यहाँ पर उसकी बेस पे कंट्रोल करते हैं कि आइदर ये सही पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है या कंट्रोल की जरूरत है। क्लियर है? तो हमारे पास क्या है, हमारे पास पहले है कैपेबिलिटीज। कैपेबिलिटीज के अंदर ये तमाम चीजें हैं। उन कैपेबिलिटीज को हम क्या कर रहे होते हैं, टूल के जरिए मॉनिटर कर रहे होते हैं, मेजर कर रहे होते हैं और फिर हम उनको कंट्रोल कर लेते हैं। कोई क्वेश्चन है? नो सर। ठीक है, तो फिर ये चार्ट है, तो उसमें यही तमाम चीज़ें इस पर एक्सप्लेन हुई हैं। इसके अंदर क्या है, हमारे पास आइडिया है, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग है, फिर हम उसको क्या करेंगे, हम उसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज में क्या क्या होगा, हमारे पास मॉडल्स होंगे, हमारे पास स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग होगी, विजुअलाइजेशन होगी। ठीक है, हमने आइडिया था, आइडिया को एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद अब क्या करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे। हम किस तरह कोलैबोरेट करेंगे, किससे कोलैबोरेट करें, हमने कहा सोशल मीडिया इस आइडिया को एक्सपेंड करते हैं, फैलाते हैं। क्या करते हैं, आईडी को एक्सपेंड करते हैं। हमने क्या किया, कोलैबोरेट किया, किससे, सोशल नेटवर्क के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। हम लोगों से मिले, हमने कहा भाई किस किस तरह से हम इस आईडी को एक्सपेंड कर सकते हैं फर्दर मूव। कोलैबोरेशन की है हमने, कम्युनिकेशन की हमने, दूसरे लोगों से हमने बातचीत की, हमने उस फील्ड के लोगों से बात की कि भाई ये है आइडिया है, हमारा क्या करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या किया हमने, हमने इनोवेशन लेके आ गए। ठीक है, हमने इनोवेशन मैनेजमेंट। ठीक है भाई, हमने क्या किया, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, हमारे पास जो पोर्टफोलियो चल रहा था, हमारे पास जो आइडियाज थे उनको हमने मैनेज किया है। हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट है, हमारे पास हमने क्या किया, हमने कोई ऐसा काम किया है जो एक नया आइडिया है, हमने उसको रजिस्टर करा लिया। तो ये सारी चीजें क्या है, इसी का ही तो पार्ट है। बेसिकली क्या है हमारे पास, ये हमारे पास आईटी ऑडिट दैट बूस्ट इनोवेशन। तो हम उस इनोवेशन को ही क्या कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। कंफ्यूजन है? नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते सर हैं। ये जो क्लास और टाइप है ये कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस का पार्ट है, ये जो टेबल है, नहीं नहीं नहीं, ये अलग है। तो ये अलग किस में है। आ रहा है? देखो बेसिकली ये हमारे पास ओवरऑल है। क्या है, स्टार्ट किया हमने किसी आइडिया जनरेशन से। ठीक है, आइडिया बाद हम कहाँ पे आ गए, हम एनालिसिस में आ गए। एनालिसिस में हम क्या, हमारे पास टूल्स आ गए। ठीक है, टूल्स हमने क्या कर लिया, हमने कोलैबोरेशन कर ली। तो ये सारे क्या, ये पॉइंट नहीं आ रहे, फेमिलियर पॉइंट नहीं आ रहे। ठीक है ना, तो हमारे पास इनोवेशन की बात है, बेसिकली वो है इनोवेशन के लिए। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम इनोवेशन को मेजरमेंट कर रहे हैं। समझ आ गई। आ गई? अच्छा अच्छा, फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास है MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता क्या है, तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ये होता है कि देखो हमारे पास जितना भी होता है, हमारे पास ERP सिस्टम है, वो सिस्टम है, वहां से इंफॉर्मेशन, वो सारा डेटा कहीं ना कहीं तो जा रहा होगा ना। वो कहाँ जा रहा होगा, वो हमारे डेटाबेस में जा रहा होगा। तो उस डेटाबेस से जितना भी डेटा होता है, उसकी रिपोर्टिंग, उसकी प्रेजेंटेशन, वो सब कौन करता है, वो MIS करता है, सर ये थोड़ी सी मैनेजमेंट। स्क्रीन ड्रैग कर दें क्या कर दूं, ऊपर, ये थोड़ी सी स्क्रीन ऊपर कर दें तो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। नहीं नीचे करना उससे नीचे करूँ? जी, कि ये एक उसमें आ जाए। सर ये नजर नहीं आ रहा था पूरा एक साथ ना। ये पिक्चर अलग रीडिंग मटेरियल है सर, अभी सिर्फ MIS हाँ, का ये बता सिर्फ रहे ये हैं। सिर्फ ये है, अभी उस पर आई नहीं है।
ठीक है। देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास अभी है वो है इंफॉर्मेशन सिस्टम डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजीज एंड फॉर सक्सेस। देखो इसमें हम बात करेंगे MIS की। MIS होता क्या है, पहले तो ये समझो, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अच्छा बेहतर है सर। जी सर। हाँ, हमारे पास क्या है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो हमारे पास देखो एक लेट सपोज हमने कहा ERP सिस्टम है। ERP सिस्टम में क्या किया, हमारे पास सारा काम हो रहा है, वो तमाम का तमाम डेटा कहाँ जा रहा होगा, वो जा रहा होगा हमारे डेटाबेस में। अब डेटाबेस में तो आ गया, अब हमें क्या करना है, डेटाबेस में रख के हमें वो इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। किससे शेयर करनी है, मैनेजमेंट से शेयर करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम उसकी बेसिस पे, हाँ उसकी बेसिस पे रिपोर्ट बनाएंगे। रिपोर्ट को हम आपस में शेयर कर रहे होंगे। वो क्या कहेंगे, भाई हमें इस तरह की चीजें चाहिए, हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन कौन निकाल के देगा, ये MIS वाले ही निकाल के देंगे। ठीक है, तो MIS वाले क्या होता है, MIS वाले करते रहे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। वो मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जो जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट मांगती है। ठीक है, उन्होंने कहा भाई हमें ये चीज़ चाहिए तो हम वो दे देंगे, उन्होंने कहा भाई हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो दे देंगे। कौन करके देगा, ये इन्फॉर्मेशन सिस्टम वाले करके देंगे, आपके IT वाले। किसको देंगे, मैनेजमेंट को देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि मैनेजमेंट को इसकी बेसिस पे डिसीजन लेना होता है। क्लियर है ये बात, क्लियर है, कंफ्यूजन है? क्लियर है सर। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट स्टडी है वो है डिजाइन प्रिंसिपल्स फॉर इंडस्ट्रियल 4.0 सिनेरियोज। ये इंडस्ट्री 4.0 क्या है, कुछ पता है किसी को? जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। एग्जैक्टली, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सिर्फ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। देखो हमारे पास पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कौन सा था, एनीवन? पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो एग्रीकल्चर सर मैकेनिकल। जब आपका स्टीम इंजन बना था। जब स्टीम इंजन था वो क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है फर्स्ट, आपका क्या था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, क्या कहलाता है, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहलाता है स्टीम इंजन वाला। सेकंड कौन सा था, सर मास प्रोडक्शन वाला। जब आपने इलेक्ट्रिसिटी पे आ गए थे और अपने प्रोडक्शन स्टार्ट की थी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। ठीक है, मास प्रोडक्शन समझ लो आप। ठीक है, तो वो आपका सेकंड था। थर्ड था जब आपने चीज़ों को कंप्यूटराइज कर दिया था, डिजिटलाइजेशन। ठीक है। और फोर्थ अब है जो ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसलिए होता क्या है, इसमें हमने क्या कर दिया है, तमाम मशीन्स को ऑटोमेट कर दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेसिस पे। अब मशीन्स करती क्या हैं, वो ऑटो चेक एंड बैलेंस रखती हैं, उसी की बेसिस पे खुद ही क्या कर रही होती हैं, वो काम कर रही होती हैं। हम कहते हैं IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बेसिकली उसके ऊपर काम कर रही होती है। ये तमाम की तमाम खुद ब खुद आपस में क्या कर रही होती हैं, कोऑर्डिनेट कर रही होती हैं। कोऑर्डिनेट करके ये चीज़ें काम कर रही होंगी एज पर आवर स्टैंडर्ड। उनकी क्या करेंगी, वो साथ में मेजर करती रहेंगी कि कोई डेविएशन तो नहीं आ रहा, कोई मिसिंग तो नहीं आ रही, तो उसको चेक करके ये खुद ही काम कर रही होती है। तो ये क्या है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। अब हमारे पास आपको कुछ जगह पे ये मिलेगा IE से और कुछ जगह मिलेगा ये Y से। इंडस्ट्री कुछ जगह पे इंडस्ट्री में, सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। नहीं सर, क्लियर है आवाज तो। हो सकता है कि दूसरे एंड पे जो है उनका नेट का इशू आ रहा हो। तो देखो इंडस्ट्री में हमारे पास एक है IE और एक है Y। कुछ ऑथर इसको IE लिखते हैं, जो नॉर्मली जर्मन ऑथर्स हैं वो इंडस्ट्री को IE लिखते हैं, और जो इंग्लिश ऑथर हैं वो इसको Y लिखते हैं, इंडस्ट्री। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कि ये स्पेलिंग मिस्टेक है या क्या है। तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं, IE भी हो सकता है और ये Y भी हो सकता है। ठीक है, अब होता क्या है, कि मशीनरीज ऑटोमेटिक हो जाती हैं। हमने क्या किया, हमने रूल्स प्रोसीजर सेट कर दिए, अब वो उसके अकॉर्डिंगली खुद ही काम करती जाएंगी। देखो हमने क्या किया, हमने एक बेल्ट बना दी, ठीक है, जिसमें चीज़ें मूव हो रही हैं, वो बेल्ट ऑटोमेटिकली काम कर रही है। मगर अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो क्या होगा, बेल्ट चलती ही जाएगी, उस प्रॉब्लम को आगे फॉरवर्ड कैरीड आउट करती जाएगी।
बट इंडस्ट्रियल आपके जो आपका फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो करेगा क्या, वो बेल्ट ऑटोमेटिक हो गई है, वो देखेगी कि भाई प्रॉब्लम आ रही है, वो खुद ब खुद रुक जाएगी, वो ये एनालाइज करेगी कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, जो दूसरी मशीन होगी उसको भी सिग्नल कर रही होगी। तो बेसिकली क्या है, हमने मशीन्स को भी आपस में इंटरकनेक्ट कर दिया है। तो जितनी भी मशीनरी है वो सारी क्या हो गई है, एक से दूसरी इंटरलिंक हो गई है, इंटरकनेक्टेड हो गई है, और वो इससे कम्युनिकेट कर रही होती है। हमने कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं, हमने कुछ स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं, उन्हीं स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगी। जहाँ जहाँ इश्यूज आएंगे उनको वो क्या करती जाएगी, आइडेंटिफाई करती जाएगी। देखो हमने क्या कर रहे थे, हमने कर दिया है इसको डिसेंट्रलाइज डिसीजंस। क्या कर दिया हमने, अपने पास नहीं रखे, हमने डिसेंट्रलाइज कर दिया। और डिसीजन मेकिंग किसको दे दी है, हमने इंडस्ट्री को दे दी है, हमने मशीनरी को अथॉरिटी दे दी है कि वो क्या करे। हमने उसको रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर सब समझा दिए हैं, बता दिए हैं। अब उसके अकॉर्डिंगली वो खुद ही डिसीजन मेकिंग करती रहेगी, कब काम करना है कब नहीं करना, कब इसको प्रोडक्शन बढ़ानी है कब कम करनी है, वो ऑटोमेटिकली क्या कर रही होगी, वो लिंक्ड होगी। हमने क्या किया, हमने लिंक कर दिया अपने सेल्स से। सेल्स को देखेगी, खुद ब खुद प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगी, प्रोडक्शन की देखेगी मटेरियल रिक्वायर्ड है, मटेरियल को देखेगी वहाँ मटेरियल से नहीं होगी तो ऑटो क्या कर देगी, वो रिक्वेस्ट जनरेट कर देगी मटेरियल के डिपार्टमेंट में। ये क्या हो गया हमारे पास सारा काम बहुत ही आसान हो गया है। मशीन्स आपस में क्या कर रही है, कम्युनिकेट कर रही हैं। हमें सिर्फ क्या करना होगा, डिसीजन मेकिंग करनी होगी, जो हमारे एंड पे डिसीजन मेकिंग की वो खुद ही कर रही होगी अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, तो ये क्या है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। आपस में क्या होंगी, वो आपस में इंटरकनेक्टेड होंगी, इंफॉर्मेशन शेयर कर रही होंगी, और इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी होगी, ये तमाम इंफॉर्मेशन नजर आ रही होगी। ठीक है, कैसी होगी, वो डिसेंट्रलाइज होगी, कोई उसको कंट्रोल नहीं कर रहा होगा, सब ऑटोमेटेड है। देखो ये एग्जाम्पल दे दें इसमें। बेसिकली इसकी एग्जाम्पल आपको ऐसे नजर नहीं आएगी, आपको इस वक्त इंडस्ट्री में ही नजर आएगी। मसलन फार्मास्यूटिकल के अंदर ज्यादातर इस वक्त जो है वो इसमें बहुत ज्यादा काम हो रहा है। फार्मास्यूटिकल सर कंपनी, Amazon के वेयर हाउसेस में भी इसी तरीके से काम हो रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से ही काम हो रहा है सारा। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। जैसे अभी रीडिंग मटेरियल में RFID की बात हुई थी कि वो किस तरह से सेंसर देखो और वो सारी चीजें देखो चेक करे। देखो 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 कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, वो IoT जो होता है ना, वो काम किस पे करता है, सेंसर्स पे। हमेशा याद रखो, कोई भी चीज खुद ब खुद काम नहीं कर सकती, उसके लिए लाजमी है कि कोई सेंसर हो। सेंसर करता क्या है, वो सेंस करता है, बेसिकली क्या करता है, कोई एनवायरनमेंट से इनपुट ले रहा होता है। कहाँ से ले रहा होता है, इन्वायरमेंट से इनपुट ले रहा होता है, फिर उनको कंपेयर कर रहा होता है अपने पास स्टैंडर्ड से, और फिर डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है कि भाई हमारे पास क्या है का, अगर हमारे पास ये स्टैंडर्ड तो हमें क्या करना चाहिए, अगर ये हो तो क्या करना चाहिए। लेट्स सपोज हम करते हैं, हम एक वो बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, हमारी एक फैक्ट्री है, परफ्यूम्स बनते हैं हमारे पास। ठीक है, अगर परफ्यूम्स का केमिकल से ताल्लुक है तो क्या होगा, एवोपरेट भी होगा। अब कहीं पे एवोपरेशन ज्यादा हो गई, कहीं पे एवोपरेशन कम हो गई, ठीक है, तो वो तो उतना ही फिल करता रहेगा, या वो सिग्नल कर देगा नहीं भाई इसमें क्या है, ये प्रॉब्लम आ रही है, ये इतना एवोपरेट हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, मशीन्स को इंडिपेंडेंट कर दिया है। अब वो इंडिपेंडेंस हो तो गई है, मगर फिर भी रिलाई तो करेगी टेक्नोलॉजी के ऊपर। टेक्नोलॉजी कौन सी, बस जो सेंसर्स मौजूद है उसमें, तो वो सेंसर्स होंगे, RFID होगी, कोई और चीज होगी, तो बहुत सारी चीजें हैं जो जिसकी बेसिस पे वो रिलाई कर रही होती है। इनपुट कहाँ से लेगी, देखो इंसान है, आप क्या करते हो, आप चीजों को देखते हो, किसे देखते हो, आंख से देखते हो, टच करके फील करते हो, कान से सुनते हो, नाक से सूंघते हो, क्या करते हो, तुम्हारे पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डिफरेंट सेंसर से बेसिकली सेंस कर रहे होते हो, और उन सेंसेस की बेसिस पे दिमाग में प्रोसेस करके फिर डिसीजन ले रहे होते हो। ऐसे ही होते हैं ना। मशीन क्या करती है, अपने सेंसर से इनपुट लेती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उसको क्या कर रही होती है, उसको प्रोसेस करती है, और फिर डिसीजन मेकिंग कर रही होती है। साथ ही साथ क्या करेगी, आपस में कोलैबोरेट भी करेगी, किस चीज से, दूसरी मशीन्स के साथ। इस चीज के लिए उसको असिस्टेंस चाहिए होगी। अब उसको टेक्निकल असिस्ट करेंगे, किस चीज के अंदर, वर्चुअली भी असिस्ट कर सकते हैं और फिजिकली भी उसको असिस्ट कर सकते हैं। और जो डेटा एंट्री वगैरह है, उसकी जो डिसीजन मेकिंग है, कब क्या डिसीजन लेना है, उसके लिए। कंफ्यूजन है या कोई प्रॉब्लम है अभी भी, नो सर, क्लियर है। किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नो सर।
अच्छा, अब हम ऑलमोस्ट एंड की तरफ जा रहे हैं, तो अब थोड़ा सा हम फोकस करके चलते हैं। देखो, अब हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स हम बात कर रहे होते हैं तो हमारा जहन में जो पहली चीज़ आती है वो आती है ईआरपी सिस्टम, बल्कि यहाँ पे हम समझ लो कि ईआरपी ही है। अब देखो हमारे पास क्या है, अगर ईआरपी की बात करते हैं तो ईआरपी फेल बहुत ज़्यादा होता है, मगर वो फेल होता क्यों है, हम वो देखते हैं कि फेलियर के कॉजेज क्या है। बेसिकली हमारे पास क्या है, हमारे पास 4 कैटेगरी है रिस्क की, जिनको हमें देखना पड़ता है। देखो, सबसे पहला रिस्क हमारे पास है पीपल रिलेटेड, लोगों से। फेलियर कहाँ से होगा, लोगों से। सबसे पहले क्या है हमारे पास, पीपल रिलेटेड रिस्क फैक्टर है। मसलन हमारे पास क्या है, इन एक्सपीरियंस क्लाइंट और वेंडर। याद करो वापस से, पहले हमारी केस स्टडी कौन सी थी, रिचकॉन। प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम ये था जो वेंडर था वो नया था, वेंडर नया था, साथ ही साथ जो रिचकॉन थे वो भी इतने इनएक्सपीरियंस थे कि उनको प्रोजेक्ट डेवलप करवाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो उन्होंने क्या किया है, ब्लंडर किया। तो भाई सबसे पहले हमारे पास क्या रिस्क फैक्टर, या तो क्लाइंट इनएक्सपीरियंस है या वेंडर इनएक्सपीरियंस है। देखो, अगर आपको सही रिक्वायरमेंट ही नहीं पता कि आपको चाहिए क्या है, आपको चाहिए क्या है, तो क्या वेंडर आपको प्रोवाइड कर सकता है, वेंडर वही प्रोवाइड करेगा जो उसने अज्यूम किया होगा, क्योंकि आप तो उसको सही से एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे। तो क्या करेगा, अजम्पशंस पे दे रहा होगा, और चीज अजम्पशंस पे चलती है वो अक्सर फेलियर पे खत्म होती है। ठीक है, या आपका जो वेंडर है वो इनएक्सपीरियंस है, उसको पता ही नहीं है भाई किस तरह काम करना है, क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, आधा काम कर लिया, आधे के बाद बिल्कुल फंस गया। तो हमारे पास क्या पहला इन एक्सपीरियंस, अदर क्लाइंट या वेंडर, ये हमारे पास सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर मौजूद है हमारे, इसमें पीपल रिलेटेड। दूसरे क्या हमारे पास, लैक ऑफ स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्वमेंट। स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट का मतलब ये है कि आपकी जो अपर मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट है, उसको पता ही नहीं हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा, वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रही। जब उनका इंटरेस्ट नहीं होगा तो होगा क्या, लॉसेस होंगे, डायरेक्शन सही नहीं रहेगी। देखो आपके पास क्या है, हमारे पास लेट सपोज के मैनेजर्स हैं, हमारे पास लोअर मैनेजर होता है, हमारे पास मिडिल मैनेजमेंट होता है, हमारे पास अपर मैनेजमेंट होता है। ठीक है, अब जितने भी डिसीजन हैं जो अपर मैनेजमेंट लेती है, वो अपने लिहाज से किसी और एस्पेक्ट से देख रही होती है, किसी और एंगल से देख रही होती है, उनकी रिक्वायरमेंट कुछ और होती है, मिडिल की अलग होती है और लोअर की अलग होती है। तो जब तक अपर मैनेजमेंट इन्वॉल्व नहीं होगी, क्योंकि इसमें कॉस्ट भी शामिल है, टाइम भी शामिल है, इसमें जो है आपके पास जो एम्प्लॉयज हैं उनकी मोटिवेशन भी शामिल है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर स्टेक होल्डर ही इन्वॉल्व नहीं होंगे, इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो होना क्या है, डिजास्टर होना है। ठीक है, इस तरह से ओवरली एम्बिशियस टॉप मैनेजर्स, आपके टॉप मैनेजर्स क्या है, बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व है। याद है रिचकॉन में कौन थी, वो टॉप मैनेजमेंट थी, आई थिंक वो क्या थी, प्रेसिडेंट थी। ठीक है, हाईली इन्वॉल्व थी। अगर टॉप मैनेजमेंट बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होगी तो भी क्या होना है, डिजास्टर होना है, और अगर हाईली इन्वॉल्व होंगी तो भी डिजास्टर होना है, क्योंकि हर चीज में वो अपनी टांग अड़ाएंगे। ठीक है, इसी तरह से यूजर्स अनफेमिलिटी विद द सिस्टम। अब यूजर को एक सिस्टम हो गया, बन गया, लग गया, मगर यूजर को इस्तेमाल करना ही नहीं आता। तो आइदर केस ये सारे कौन से हैं, ये पीपल रिलेटेड हैं, लोगों की वजह से, या तो क्लाइंट या वेंडर इनएक्सपीरियंस था, या स्टेक होल्डर आपकी टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व बिल्कुल ही नहीं थी, या बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी, या जो यूजर्स हैं वो कैसे हैं, अनफेमिलियर हैं। यहाँ तक कोई सवाल, किसको कुछ पूछना है? नो सर, क्लियर। ओके, दूसरे फिर हमारे पास क्या है, पीपल रिलेटेड रिस्क, कि लोगों से रिलेटेड जो हमारे पास रिस्क आ रहा है। प्रोसेस में क्या किया हमारे पास, अनक्लियर स्कोप एंड रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट ही सही नहीं पता। अब रिक्वायरमेंट सही नहीं पता तो क्या कर सकते, प्रोजेक्ट सही लगेगा नहीं। देखो, जब आप सही बात बता ही नहीं सकते कि आपको चाहिए क्या है, तो क्या वो दे सकेगा? लेट्स सपोज अक्सर क्या होता है खवातीन के साथ, जब वो जाती है शॉपिंग करने, ठीक है, वो क्या करती हैं, वो डिफरेंट कपड़े निकलवाती हैं, एक निकलवाया, दूसरे निकलवाया, तीसरे निकलवाया। क्यों? क्योंकि उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता।
बेसिकली अच्छा ना लगने की वजह क्या होती है, उनके जहन में क्लियर पिक्चर नहीं होती, उनको चाहिए क्या है, उनको चाहिए वो होता है जो यूनिक और डिफरेंट। अपने जहन में कोई आइडिया नहीं है, तो जो चीज यूनिक नजर आएगी तो वो उसको अडॉप्ट कर लेंगी। भाई खवातीन नाराज नहीं होना, ठीक है, ऐसी एग्जाम्पल थी, ठीक है। तो अगर हमारे पास हमें रिक्वायरमेंट नहीं पता कि हमें चाहिए क्या है, तो एट द एंड वो खत्म ऐसा ही होना है, क्योंकि रिक्वायरमेंट ही नहीं पता। अब वो क्या करेंगे, वो अपने हिसाब से अजम्पशंस के ऊपर ही वो पूरा सिस्टम डेवलप कर रहे होंगे। इसी तरह से फिर हमारे पास क्या है, अनरियलिस्टिक स्केड्यूल। आपने कहा हाँ भाई आपको कितने, ये 1 महीने में मिल जाएगा। भाई आपको 1 महीने में आप तो इसी में लग जाएगा कि रिक्वायरमेंट मालूम करने में। पहले रिक्वायरमेंट होगी, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली फिर वो डेवलप होगा, डेवलप होने के बाद उसकी टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग के बाद फिर वो देखा जाएगा कि भाई क्या इसके अंदर चेंजेस रिक्वायर्ड हैं या नहीं है, फिर से वो जो है रिवाइज होगा, फिर से अप्लाई होगा, फिर जो है वो वापस से डेवलप होगा। तो बहुत सारे लंबे हैं प्रोसीजर्स। आपने ऐसी डेडलाइन दे दी जो रियलिस्टिक ही नहीं है, और फिर आप उसको रियलिस्टिक बनाने के चक्कर में क्या करोगे, बहुत सारी चीजें मिस कर दोगे। मसलन याद है इन्होंने क्या किया था, पायलट टेस्टिंग नहीं की थी। क्या करना है, टाइम बचाना है ना, इस डेडलाइन में देना है, तो आप क्या करोगे, आप इस टाइप की चीजें कर रहे होगे। तो जो स्केड्यूल वो कैसा है, अनरियलिस्टिक स्केड्यूल है, और एट द एंड क्या होना है, फिर वही होना। इस तरह से पुअर बजटरी कंट्रोल। बजट कैसा है आपका, आपका बजट कम है या ज्यादा है, या कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो पैसे तो आउटफ्लो हो रहे हैं मगर क्या इफेक्टिव हो रहे हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है भाई आप क्या करोगे, आप मुझे मॉड्यूल देते जाओगे, मैं हर मॉड्यूल की पेमेंट करता रहूंगा। लेट्स सपोज आपने क्या किया, आपने पूरी पेमेंट लमसम एक साथ कर दी एडवांस में। अब क्या होगा, अब डिले होने शुरू रहेंगे, प्रोजेक्ट डिले होना शुरू हो जाएगा, मॉड्यूल्स डिले होने शुरू रहेंगे। जबकि अगर आप ये कहते हैं कि नहीं भाई मैं क्या करूंगा, हर मॉड्यूल की पेमेंट करूंगा, आप मॉड्यूल दोगे, अप्लाई करोगे, सही चलता है उसी पेमेंट कर दूंगा, फिर नेक्स्ट मॉड्यूल की। तो हम मॉड्यूल वाइज चलेंगे, तो अब क्या हो जाएगा, हमारा बजट बेहतर तौर पे कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास है लैक ऑफ चेंज कंट्रोल, ठीक है। हमारे पास क्या है कि हम डेवलपमेंट फेज में हमने कहा भाई ठीक है ये ऐसा है, नहीं इसको आप ये चेंजेस कर दें, मगर अगर वो चेंजेस हो ही नहीं पा रही डेवलपमेंट में, इम्प्लीमेंटेशन में नहीं, डेवलपमेंट में नहीं हो पा रही, तो ये फेल की तरफ जा ही रहा है, क्योंकि चेंजेस आपके अकॉर्डिंगली नहीं हो पा रही। तो किसी को भी प्रोसेस रिलेटेड रिस्क में प्रॉब्लम है, नो सर। सर आपने अनरियलिस्टिक शेड्यूल में क्या बताया, एक दफा रिपीट करिए। देखो आपने क्या किया, आपने डेडलाइन दे दी कि भाई आपको 1 महीने में डिलीवर हो जाएगा, जबकि वो 1 महीने में पॉसिबल नहीं कि डिलीवर हो सके। आपने कैसा दे दिया, अनरियलिस्टिक दे दिया। जब आपने काम कर, देखो अनरियलिस्टिक दिया क्यों, क्योंकि इसकी जो वजह है, इसकी वजह क्या होगी, आपका जो वेंडर था वो कैसा था, इनएक्सपीरियंस है, इसीलिए उसने अनरियलिस्टिक उसने वो दिया हुआ है, स्केड्यूल दिया हुआ है, ठीक है। अब उस अनरियलिस्टिक शेड्यूल को रियलिस्टिक बनाने के लिए आप क्या करोगे, आप बहुत सारे ब्लंडर्स करोगे, फ्लॉस कर रहे होगे, बीच बीच में बहुत सारे स्टेप्स मिस कर रहे होगे, कि ताकि जल्द से जल्द उनको टाइम पे दिया जा सके। आप एक पायलट टेस्टिंग नहीं करोगे, ऐसे दे दिया, आपने बग्स सही नहीं किए, हाँ जब बग आएगा, मसला आएगा उस वक्त देख लेंगे। तो ये क्या है, अनरियलिस्टिक है। उस वजह से आपके पास क्या हो रहा है, इसकी बेस पे आपके और फ्लोज आते चले जा रहे हैं। कंफ्यूजन है, नो सर, क्लियर है। ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, टेक्निकल रिस्क, ठीक है। टेक्निकल रिस्क किस हवाले से है, हाई कॉम्प्लेक्सिटी के हवाले से है, कि हाँ भाई ये किस तरह से बनेगा, क्या होगा, किस चीज़ के ऊपर बेस कर रहा होगा, उसको देख के फिर ये हमारे पास डेवलप हो रहा होगा। दो मिनट वेट करिएगा।
ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी। देखो, अगर कोई ऐसी चीज है जो बहुत ही हाईली टेक्निकल है और अगर आप उसकी टेक्निकल इश्यूज को समझ नहीं कर पा रहे, तो एट द एंड ये फिर फ्लॉप होना है। देखो, एक तो होता है नॉर्मल सा, आपने क्या किया, आपने लेट्स सपोज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बना लिया। क्या करना है, आपके पास भाई सेल्स होगी, सेल्स का वाउचर आएगा, आप इनपुट कर दोगे, या तो क्रेडिट पे होगी या कैश पे ऊपर होगी। फिर आपके पास क्रेडिट वाउचर होगा, आपके पास देखिए, आपके पास जो है कैश वाउचर होगा, आपके पास एडजस्टमेंट्स होगी एंड सो ऑन। ये क्या है, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल नहीं है, ठीक है। मगर अगर आपके पास कोई टेक्निकल किस्म का है, लेट्स सपोज के सप्लाई चेन का है, ठीक है, सप्लाई चेन के अंदर भी कुछ आपके पास कोई अजीब सी चीज़ आ जाती है, ठीक है, या आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, तो अब वो कौन सा हो गया, वो थोड़ा सा टेक्निकल हो गया है। तो जब तक आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं होगी, दोनों के पास, वेंडर के पास भी और कस्टमर के पास भी नहीं होगी, जब तक ये इशू नहीं रिजॉल्व हो सकता। वरना क्या होगा, वरना फिर से यही होगा कि आपका जो प्रोजेक्ट था वो फेल पे चला जाएगा। फिर क्या है हमारे पास, इनएप्रोप्रिएट सर अप्रोच। एक क्वेश्चन है सर। जो जो सर टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी तभी होगी जब हम अनफ्लेमेरिटी होगी हमें सिस्टम से। तो ये दोनों पॉइंट्स, ये पॉइंट और वो लास्ट वाला पॉइंट। अच्छा, देखो आप ये कह रहे हो कि जो unfamiliarity with system दोनों सेम नहीं है सर। देखो, अनरियलिस्टिक और हाई टेक्निकल। देखो, अनरियलिस्टिक तो ये है कि भाई उस बंदे को सही से आता ही नहीं था तो उसलिए ही हो गया। हाई टेक्निकल का मतलब ये है कि उसके पास उतनी एक्सपर्टीज नहीं है। देखो, उसके पास नॉलेज होगी, उसने पास्ट में क्या होगा, एक्सपीरियंस हो सकता नहीं हो, मगर उसने इतने टेक्निकल वाले या इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम की उसने नहीं किए, क्योंकि इसके अंदर फिर आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये भी इनएक्सपीरियंस है, ये भी इनएक्सपीरियंस है, मगर ये इन अ सेंस कि इसने कॉम्प्लेक्स वाले जो थे प्रोजेक्ट वो इसने नहीं किए गए, ठीक है। और ये तो है ही, खैर बिल्कुल ही क्लियर हुआ, समझ में आया। वैसे क्वेश्चन यार तुम्हारी आवाज बहुत कट रही है। अनफेमिलियरिटी वर्सेस हाई टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी। कौन सा अनफेमिलियरिटी? तो उमर तुम्हारी आवाज बहुत कट रही है। उमर आवाज बहुत कट रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अनफेमिलियरिटी सर, अनफेमिलियरिटी सर। ओके सर। अनफेमिलियरिटी और ये सर हाई टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी, ये पूछ रहे हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अच्छा, ठीक है। देखो, अनफेमिलियर मतलब यही कि आपने प्रोजेक्ट किए में, मगर एक नया प्रोजेक्ट आया, आपने कहा हाँ ठीक है मैं कर दूंगा, ये कर दिया आपने कहा हाँ मैं कर दूंगा, आप तो उससे अनफेमिलियर हो, बिल्कुल ही अनफेमिलियर हो, ठीक है। तो ये तो हो गया अनफेमिलियर। और हाई कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि सर हम ये कह सकते हैं कि अनप्लेयर में ये उसमें ये होता है कि आपको बिल्कुल भी नहीं आता, और हायर टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी में होती है कि आपको मोर एक्सपर्टीज रिक्वायर होती है। यार मेरे पास आवाज़ का इशू आ रहा है, तो मैं इसको दोबारा से रिज्वाइन करता हूँ, ठीक है। आई थिंक शायद मेरे एंड से हो रहा है।